औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है जो कि बर्ड्स और मैमल्स के अलावा है। हालांकि इसके साथ हम बर्ड्स का एंडोक्राइन सिस्टम भी जो है वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये ऐसे ग्लैंड्स हैं कि इनको अपना केमिकल सक्रीट करने के लिए डक्ट की ज़रूरत होती है। क्या मतलब ये डक्ट की मदद से अपनी जो भी सक्रीशंस हैं, जो केमिकल्स हैं, वो बॉडी कैविटी के अंदर या किसी बॉडी सरफेस के ऊपर जो है वो एक्सक्रीट करते हैं या सक्रीट करते हैं, जिसमें मेमरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास डक्ट मौजूद नहीं होती और वो डायरेक्ट ही अपने केमिकल मैसेंजर जो है वो ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं और इनके केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स जो है वो ब्लड के अंदर शामिल होकर अपने रिस्पेक्टिव टारगेट सेल्स, टारगेट साइट्स तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। अब जब हम एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमारे पास तीन बातें जो हैं वो समझने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हार्मोन है, जो सेम डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर सेम फंक्शन रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो सेम हो। मतलब ये कि उनका फंक्शन सेम हो सकता है लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, कि मतलब ख़ास स्पीशीज़ के अंदर ही वो काम करते हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हम पढ़ेंगे कि जो कि दूसरी स्पीशी के अंदर भी सेम ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि एक हार्मोन एक स्पीशी के अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्स शो कर सकता है अगर उसको दूसरी किसी स्पीशी के अंदर ऐड किया जाए। तो ये तीन बेसिक पॉइंट है जो कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हमने नोट करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अब फिशेस के हवाले से। अब बताया जाता है कि जब हम कोई एंशियंट ग्रुप्स पढ़ते हैं वर्टिब्रेट का, मतलब कोई पुराना ग्रुप पढ़ते हैं वर्टिब्रेट का, और उसको रीसेंट ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो ओल्ड ग्रुप है उसके पास सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है। मतलब ये कि एवोल्यूशन हुई और जैसे जैसे नई वैरायटीज़ बनती गई एनिमल्स की, वर्टिब्रेट्स की नई वैरायटीज़ बनती गई, उनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी एडवांस होता गया। फॉर एग्जांपल अगर हम फिशेस और मैमल्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो फिशेस के जो हार्मोन्स हैं या एंडोक्राइन सिस्टम है वो बड़े ज़्यादा सिंपलेस्ट हैं किसके कंपैरिजन में, मैमल्स के कंपैरिजन में। अब सबसे पहले जॉड फिशेस के हवाले से बताया गया है कि उनकी बॉडी के अंदर तीन मेजर रीजन्स हैं जहाँ से न्यूरोपेप्टाइड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उनमें से दो रीजन जो है वो ब्रेन के अंदर है और एक रीजन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होता है। जो दो रीजन ब्रेन के अंदर हैं उनमें से एक है पाइनियल ग्लैंड और दूसरा है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है। जो पाइनियल ग्लैंड है वो एक्चुअल में ऐसे न्यूरोपेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि पिगमेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व है। पिगमेंटेशन मतलब कि स्किन के अंदर या स्केल्स के अंदर जो कलर वगैरह होता है, पिगमेंट होता है, उसकी प्रोडक्शन के अंदर ये पाइनियल ग्लैंड जो इन्वॉल्व होता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, पिगमेंटेशन और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट की इनहिबिशन, ये लाइट से स्टिमुलेट होती है। एक और इसके अंदर स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। उसका भी बॉडी मेटाबॉलिज्म के अंदर बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो भी लाइट इंटेंसिटी और वे लेंथ के मुताबिक जो बॉडी के अंदर सक्रीट होता है। अगर हम प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ न्यूरोपेप्टाइड्स जो प्रोड्यूस होते हैं जो फिशेस के अंदर ग्रोथ, स्लीप और लोकोमोशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। थर्ड जो मेजर रीजन है फिशेस के अंदर जो कि जहाँ से न्यूरोपेप्टाइड प्रोड्यूस होता है उसको हम यूरोफाइसिस कहते हैं। यूरोफाइसिस बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड मतलब टेल वाले रीजन के अंदर जो है वो मौजूद होता है और इसका काम है ऐसे न्यूरोपेप्टाइड प्रोड्यूस करना जो कि वाटर और आयन बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और साथ में स्मूथ मसल कंट्रैक्शंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। और इसके फंक्शन के हवाले से जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो अभी मालूम नहीं है कि मतलब दूसरे जो वर्टिब्रेट्स हैं, तो जस्ट आपने अभी इतने ही फंक्शंस लिखने जो हमारी बुक में मेंशन है। अब बहुत सी फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो है वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है पाइनियल ग्लैंड से, जो कि कंट्रोल करता है स्किन कलर को। जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि वो पिगमेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है पाइनियल ग्लैंड, इसमें भी इसी तरीके से स्किन कलर के अंदर मुख्तलिफ वराइटीज़ की प्रोडक्शन के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही एक हार्मोन जो है किसी दूसरी स्पीशी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो उसमें दूसरी स्पीशी में जाकर ये मुख्तलिफ किस्म की कलर चेंजेस जो है वो करवाता है। अब इसमें बेसिकली नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है वो प्रोलैक्टिन की है कि प्रोलैक्टिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। प्रोलैक्टिन ज़्यादातर क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव माइग्रेशंस करवाता है एनिमल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल सैलमेंडर्स जो हैं
उनके अंदर जब ये प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह के अंदर जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन। प्रोलैक्टिन ब्रूडिंग बिहेवियर जो है वो फिशेस के अंदर काज करता है। ब्रूडिंग बिहेवियर से मुराद ये है कि अंडे देना और उसमें से फिर वो जो बच्चे वगैरह निकलते हैं, इस सब को हम ब्रूडिंग बिहेवियर कहते हैं। उसके अलावा प्रोलैक्टिन जो है वो वाटर और साल्ट्स के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, और सर्टेन जो साल्ट वाटर फिशेस हैं उनको फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेशन करवाने के अंदर भी प्रोलैक्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट जो है वो हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड थोड़ी सी बात यहाँ पर हमें बताई गई। एवोल्यूशन हमें ये बताती है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से जो है वो डेवलप हुआ है, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम एंडोस्टाइल कहते हैं। वो जो एंडोस्टाइल है वो एक्चुअल में फूड पार्टिकल्स कैरी करता है, इन फ्रंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद होता है। लेकिन ये किस तरीके से जो थायराइड ग्लैंड है कि जो नेक के अंदर मौजूद है वो एक जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है एंडोस्टाइल, उससे कैसे डेवलप हो गया। तो इसके बारे में एक बड़ी सिंपल सी हाइपोथेसिस है कि वो जो डेवलपिंग पाउच था, एंडोस्टाइल था, उसका कनेक्शन जो है वो फेरेंक्स से बिल्कुल लॉस हो गया, मतलब कि वो बिल्कुल अलग हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम से। और देखते ही देखते जो वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुकम्मल तौर पर एक नए स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक नॉवल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसका फंक्शन जो है वो उससे बिल्कुल अनरिलेटेड था, बिल्कुल अलग था। और जो थायराइड की अगर शेप की बात करें, मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स के अंदर मुख्तलिफ होती है। किसी के अंदर सिंगल स्ट्रक्चर है, जिस तरह मैनी फिशेज़ हैं, रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स हैं जिनके अंदर सिंगल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और कुछ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लोब्स के ऊपर भी ये कंसिस्ट कर सकता है। इसके जो मेजर हार्मोन है वो एक्चुअल में थायरोक्सिन है, जिसको हम T4 कहते हैं, और एक ट्राई आयोडोथायरोनिन है, जिसको हम T3 कहते हैं। ये T4 और T3 एक्चुअल में इनके अंदर आयोडीन के जो एटम्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम इसमें इसका नाम देते हैं, और इनका काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ग्रोथ को कंट्रोल करना, और मुख्तलिफ टिश्यू की डिफ्रेंसीशन करवाना। अब नॉर्मली क्या होता है कि T4 जो है वो T3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है एक एंजाइम की मदद से, जिसको हम डी आयोडीनेज कहते हैं। मेजर अगर हम थायराइड ग्लैंड की सॉरी थायराइड हार्मोन की बात करें तो वो T3 है, जबकि अगर देखते हैं तो T4 की कंसनट्रेशन जो है वो हमें ब्लड के अंदर ज़्यादा दिखाई देती है नॉर्मली। चलिए उसके बाद जो है वो यहाँ पर बताया गया कि सेम हार्मोन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, जिसकी एक्सीलेंट एग्जांपल हमारे पास थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन है। कि मतलब मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर ये जो थायरोक्सिन वगैरह है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लेकिन एम्फीबियन के अंदर ये एक एडिशनल रोल प्ले कर रहा है, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड याद रखिएगा कि 3 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन जिसको T4 कहते हैं, और ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब एक लार्वा छोटा सा होता है तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि थायरोक्सिन जो है और ट्राई आयोडोथायरोनिन मतलब T4 और T3 जो है वो बड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर बन रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही जो है वो टैडपोल ग्रो करता है तो हाइपोथैलेमस में से और पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, जिसमें थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि आगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा, और एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है जो कि प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन कर देगा। तो जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो आगे थायराइड ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड से फिर T3 और T4 प्रोड्यूस होता है, जबकि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो फ्रॉग्स हैं या जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हो जाता है, और इसमें फिर वो टेल वगैरह का कम हो जाना, गिल्स का लंग्स में चेंज हो जाना, वो सारी चेंजेस जो हैं वो फिर इस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से होती हैं। नेक्स्ट है, अगर हम जार्ड फिशेस को देखते हैं या प्रिमिटिव टेट्रापोड्स को देखते हैं तो उनके अंदर उनके इसोफेगस के वेंट्रल साइड के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड मौजूद होता है, जिसको हम अल्टीमो ब्रंकियल ग्लैंड कहते हैं। इसका काम है कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करना, और कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम ये होता है कि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो कंसनट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है। कुछ और भी स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स हैं जिनको हम क्रोमैफिन टिश्यूज़ कह सकते हैं या एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि किडनी के पास मौजूद होते हैं, और इनसे एमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन कहते हैं। बेसिकली ये एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन क्या कहते हैं, ये मुख्तलिफ जगह से वैज़ो कंस्ट्रिक्शन और वैज़ो डायलेशन करवा कर ओवरऑल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है या ब्लड फ्लो है, हार्ट रेट, उसको इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज़ करते हैं,
और ये एक्चुअल में फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर जो वो ये एक्टिवेट होते हैं, क्रोमैफिन टिश्यूज़ या फिर एड्रीनल ग्लैंड। अब इसके साथ जब हमने बर्ड्स से रिलेटेड भी बात करनी है, बर्ड्स के अंदर अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं तो उसमें ओवरीज आ जाएंगे, टेस्टिस है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी है, थायराइड, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस, अल्टीमोब्रांकियल और बर्सा ऑफ फेब्रिसियस। इसमें से मोस्टली जो है वो हमने मैमल्स के अंदर पढ़ने हैं, तो बर्ड्स के अंदर जो है वो थोड़े कम ही एक्सप्लेनेशन जो है वो दी गई है। अगर हम कुछ बर्ड्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल पिजन्स या डव्स को, ठीक है, कबूतर को अगर हम देखते हैं तो उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। वो जो प्रोलैक्टिन है वो उस पिजन का जो क्रॉप होता है जिसको हम उर्दू में पोट कहते हैं, उसके अंदर वो सेल्स जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं और एक मिल्की सी सिक्रीशंस बन जाती है जिसको हम पिजन मिल्क कहते हैं। उसके अलावा जो प्रोलैक्टिन है वो बर्ड्स के अंदर जो है वो ब्रूडीनेस को रेगुलेट करती है, कि मतलब कि अंडे देना और उसके ऊपर बैठना, अंडों में से बच्चे निकालना, ये सारे के सारे प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ये सारा पेरेंटल बिहेवियर उनके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन भी उनके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि पूरा उनकी बॉडी के ऊपर एक ब्रूड पैच जो है वो बना देता है। अब ब्रूड पैच क्या होता है कि अगर आपने कभी मुर्गियों को अंडों पे बैठे हुए देखा हो तो उनके गले के नीचे से जो फैदर्स होते हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से स्किन बन जाती है, मतलब नज़र आना शुरू हो जाती है रेड कलर की। उसको हम ब्रूड पैच कहते हैं। वो एक्चुअल में ब्रूड पैच क्या करता है कि वो अंडों को गर्म रखता है और उसमें टेम्परेचर जो है वो 33 से 37 तक जब मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो अंडों में से बच्चे जो है वो निकलते हैं। अगर हम बर्ड का थायराइड ग्लैंड देखें तो उसमें से भी थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है और ये जो थायरोक्सिन है ये फैदर्स की डेवलपमेंट और फैदर्स के गिरने के बाद नए फैदर्स बनाना जिसको हम मोल्ट साइकिल कहते हैं, और उसके अलावा माइग्रेटरी बिहेवियर जो है वो बर्ड्स के अंदर ये मेंटेन करता है। लास्ट स्लाइड के अंदर है कि मेल बर्ड्स के अंदर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स मेल के अंदर कंट्रोल करता है, जिसके अंदर उनका जो ब्राइट कलर है फैदर्स का जिसको हम ब्राइट प्लूमेज कहते हैं, उनके जो सर के ऊपर कलकी होती है, ख़ास तौर पर जो है वो आप मुर्गों के अंदर देख सकते हैं कि उनके जो सर के ऊपर एक कलकी होती है उसको हम कोम्ब कहते हैं। और परिंदों के लेग के साथ छोटा सा एक कांटा लगा होता है जिसको हम स्पर कहते हैं। ये सारे के सारे जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर हैं और ये टेस्टोस्टेरोन उनको कंट्रोल करता है। उसके अलावा बर्ड्स के अंदर भी अल्टीमो ब्रांकियल ग्लैंड जो मौजूद होता है, जो कि पेड स्ट्रक्चर है और नेक के बिल्कुल नीचे, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है और इससे हार्मोन प्रोड्यूस होता है बर्ड्स के अंदर कैल्सिटोनिन, जो कि अगेन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के अंदर इन्वॉल्व होता है। लास्ट के ऊपर है कि जी इनके क्लोएका जो बर्ड्स की क्लोएका होती है उसकी डोर्सल साइड के ऊपर एक सैक, एक थैली लगी होती है जिसको हम बर्सा ऑफ फेब्रिसियस कहते हैं। बर्सा ऑफ फेब्रिसियस के बारे में बताया जाता है कि जब बर्ड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में होता है तो तब तो ये बड़ा अच्छा डेवलप होता है, बर्सा फेब्रिसियस। लेकिन जैसे ही अंडे में से बच्चा निकलता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो बर्सा फेब्रिसियस है ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसका मेन काम ये है कि ये वाइट ब्लड सेल्स, ख़ास तौर पर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी मैचुरेशन वगैरह करवाता है और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो आगे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस यानी कि इम्यूनिटी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो रोल प्ले करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो है वो फिशेस को, एम्फीबियंस को और बर्ड्स के हवाले से एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो डिस्कस की। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।